तो ये गर्म हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद फिर इस सागरीय क्षेत्र पे पड़ना चाहिए और फिर मैदानी क्षेत्र में भी वैसे ही पड़ना चाहिए। तो क्या होगा कि ये जो क्षेत्र है उसी प्रकार से होंगे, पर्वतों पे गर्मी होनी चाहिए और नीचे मैदानी और सागरीय क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऐसा होता है क्या कि पर्वत के ऊपर गर्मी होती है? नहीं होता है, ठीक है। हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में जाएं, जितने भी ऊंचे पर्वत देखते हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो एंडीज हो, चाहे वो रॉकीज हो, चाहे वो आल्प्स हो या और भी कोई हो पर्वत, जितने भी पर्वत हम देखते हैं सभी के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपरी भाग में यहाँ पे बर्फ जमी होती है, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश तो इस पे सबसे पहले पड़ रहा है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, ठीक है। तो यहीं पे ऊंचाई वाला जो फैक्टर है वो जलवायु और मौसम के निर्धारण में काम आता है, ठीक है। 165 मीटर याद रखिएगा, धरातल से 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। कितना? 165 मीटर ऊपर, यहां से आप जिस धरातल पे हैं वहां से उस धरातल से 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ऐसे ही अगर इसका औसतन निकालें तो लगभग 1 किलोमीटर जाने पे 6 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर, ये लगभग कम हो जाता है, ठीक है। अब ये इसमें प्रश्न आ सकता है इसमें जोड़ में कि 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर जाने पे 6 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि तापमान ह्रास की जो दर होती है वो ऊंचाई के साथ क्या होती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। और इस रेट को हम लोग बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर, ठीक है। ये कहलाता है हमारा सामान्य ताप पतन दर, मतलब कि वायुमंडल के टेम्परेचर लॉस होने की सामान्य दर है, ठीक है। इसको ये कॉमन रूल है जो कि ऊंचाई के साथ हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में लगता है। अब मान लीजिए कि इस जो पर्वत है इसकी ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा। अगर नीचे का यहाँ पे का मैदानी क्षेत्र का यहाँ पे का टेम्परेचर अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस भी है, तो जब 6000 मीटर हम लोग जाते हैं तो 6000 मीटर जाने पे सीधा सीधा यहाँ पे कितना हो रहा है, गुणा कर लीजिए, 6 गुणे 6 यानी कि 36, कितना हो गया, -36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। ये तो एक सामान्य मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहां पे फिर इसमें काम करेगा अक्षांशीय स्थिति भी उसकी काम करेगी कि किस प्रकार से ये हो रहा है, और उस क्षेत्र का बाकी चीजें भी यहाँ पे काम करेगी। तो यहाँ पे का जो टेम्परेचर है, अब यार ये क्या होगा, अगर 30 में से हम लोग 36 घटा दें तो हमारे पास कितना आता है, -6 डिग्री सेल्सियस, और पानी कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे -6 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। तो ऊपर का जो क्षेत्र होगा वहाँ पे ये बर्फ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। यही कारण होता है कि जितने भी हिल स्टेशन वगैरह हैं वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं। हम लोगों को पर्वतीय क्षेत्र देख के अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें बहुत मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, और यही कारण है जहाँ पे कि हम ऊंचाई को इसके एक तत्व के रूप में देखते हैं कि जो जलवायु और मौसम को प्रभावित करते हैं। अगला, जल और थल का वितरण। जल और थल का वितरण कैसे इसको प्रभावित करता है। मान लीजिए कि आप किसी सागरीय क्षेत्र में रहते हैं और ठीक है, ये मैदान है, ये सागर है, आप किसी कोस्टल एरिया या सागर क्षेत्र के आसपास रहते हैं, तो एक सामान्य नियम है कि पानी जो है इधर से शुरू करते हैं कि जो भूमि है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस पे पड़ता है ये गर्म होने लगती है, और जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश कम होता है ये बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। लेकिन
पानी जो है उसकी गुप्त ऊष्मा जो होती है वो ज्यादा होती है, और इस कारण से ये देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक है, यही कारण है कि जब हम लोग सागरीय या जलीय क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो वहां पे का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। फ्लक्चुएशन से मतलब है कि ना तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना तो वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो ये जो पॉइंट है यानी कि जल थल का जो वितरण है ये भी हम लोगों को प्रभावित करता है हमारे मौसम और जलवायु को। अगला जो पॉइंट है वो है समुद्र से दूरी। ठीक है, समुद्र से दूरी ये कैसे प्रभावित करती है? तो जैसा हम लोग ये पहले वाला पॉइंट देख रहे थे कि सागरीय क्षेत्र देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसके चलते जो आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब हम समुद्री क्षेत्र से जितनी ज्यादा दूर रहेंगे उसका प्रभाव उतना कम होते जाएगा। ठीक है, सागरीय क्षेत्र से जितनी ज्यादा दूर पे हम लोग जाते रहेंगे हमारा जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन यानी कि तापमान के ऊपर नीचे होने, कभी ज्यादा कभी कम, ये जो मात्रा है ये हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जहां से जितनी दूर हम लोग समुद्र से जाते हैं। इसीलिए हम लोग किसी भी अगर देश का अध्ययन करते हैं, हम भारत का ही अगर भारत की बात करें तो जो उड़ीसा का तट है या विशाखापट्टनम है, गोवा है या और भी साउथ इंडियन क्षेत्र हैं, तमिलनाडु, केरल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो हम लोगों को टेम्परेचर मिलता है वो बहुत ज़्यादा, ना तो बहुत ज़्यादा हाई मिलता है और ना बहुत ज़्यादा लो मिलता है। लेकिन अब हम लोग अपने क्षेत्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है वो सामरी पाट, अंबिकापुर, यहाँ पे टेम्परेचर हम लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाता है और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर हम लोगों को यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहने की बात है, ये समझने, ये यहाँ का पॉइंट यही समझाने की बात कर रहा है कि कभी तो टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है और कभी टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये समुद्र से दूरी इस पे प्रभाव डालती है। अगला जो पॉइंट है वो पवनों की दिशा। ठीक है, पवनों की दिशा। अब पवन क्या करता है? पवन अपने साथ जो भी मटेरियल है, जो भी क्षेत्रीय उसके प्रभाव है, उसको अपने साथ पवन उड़ा के ले जाती है। क्या वो गर्मी है, क्या वो ठंडक है? जब हमारे पास जो ठंडी हवाएं आती हैं वो किसके माध्यम से आती हैं? आप अगर किसी समुद्र के किनारे या किसी पानी वाले क्षेत्र के किनारे जाएंगे तो वहां से आप लोगों को देखेंगे कि बहुत ठंडी हवा आप लोगों के फेस पर पड़ती है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन तो यही चीज है कि अगर जब हम लोग पवनों की बात करते हैं एक जलवायु और वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य में, तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जब वो बहुत बड़े क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं तो पवन की जो वायु है वो भी एक राशि के रूप में उस पूरे क्षेत्र का प्रभाव लेते हुए अपने साथ चलती है। तो वो अगर गर्म होती है तो किसी क्षेत्र में जब जाती है तो उस क्षेत्र को, अगर वो ठंडा है तो उसको भी गर्म कर देती है, अगर पवन ठंडी है तो उस क्षेत्र को भी क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। तो ये प्रभाव पवनें डालती हैं। ठीक है, आगे देखें तो आगे हम लोग बात करते हैं समुद्री धाराओं की। आप लोग आगे के चैप्टर में हम लोग अभी देखेंगे कि समुद्री धाराएं किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। समुद्री धाराएं भी दो प्रकार की होती हैं, जैसा मैं पवन में अभी बताया नहीं था, लेकिन अभी बता दूं कि वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो ठंडी पवन है, एक गर्म पवन है। अब समुद्री धाराओं की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका जो हम लोग क्षेत्र देखते हैं वो अटलांटिक महासागर का ही देख लेते हैं। आप लोग मैप देखेंगे तो आप लोगों को मैप से कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका अटलांटिक महासागर, एस आकार में है। जब आप लोग मैप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी जो ये हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक है, होता क्या है कि जब भूमध्य रेखा पे सूर्य का प्रकाश बहुत तेजी से पड़ता है तो यहाँ पे का जो पानी होता है वो क्या होने लगता है? धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक है,
तो गर्म जब होने लगता है तो यहाँ से जो धाराएं होती हैं वो ऊपर के भाग की ओर चलनी शुरू हो जाती है। और जब ये यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है, आप लोग मैप में देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी, जब ये मैक्सिको की खाड़ी के आसपास पहुंचती है तो इसका नाम परिवर्तित होकर क्षेत्रीय नाम आ जाता है गल्फ स्ट्रीम। खाड़ी को गल्फ भी कहा जाता है, तो ये गल्फ स्ट्रीम के रूप में ऊपर चलती है। अब यहाँ से चूंकि ये गर्म है, यहाँ पे ज्यादा गर्म हो गया, तो इस कारण से इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, जैसे कि पवनों की बात किए तो ये गर्म प्रकार की एक वायु राशि है जो समुद्र के अंदर ही एक नदी के रूप में बहती चली जा रही है और अपने आसपास के जिस भी क्षेत्र से ये बहती है उस क्षेत्र को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। और वहीं पे होता है जब ये हम लोग ऊपर का भाग देते हैं नॉर्थ पोल का, तो वहां पे पूरा बर्फ जमा हुआ है, वहां से जो धाराएं निकलती हैं वहां से वो कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। तो जब ये एक बीच में आके गर्म और ठंडी जो जल राशि हैं ये आपस में आके टकराती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा धुआं या धुंध निकलने लगती है जब यहाँ पे आपस में ये आके मिल जाती है। तो लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा ये आपस में आके टकराती हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे पवनें अपने आसपास के क्षेत्र को गर्म या ठंडा कर देती हैं, उसी प्रकार से ये जल राशियां भी अपने आसपास के क्षेत्रों को गर्म या ठंडा करने में सक्षम होती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है झंझावात और चक्रवात। हम लोग जानते हैं हम लोगों के क्षेत्र में भी कई बार समुद्र के क्षेत्रों से चक्रवात आते रहते हैं। वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं सामान्यतः हमारे क्षेत्र में आने वाले, और कई क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी होते हैं, वो भी आते हैं। तो ये जिस क्षेत्र में आते हैं अपने साथ बहुत सारा जल और बहुत सारी तेज हवाएं लेके आते हैं और उसका प्रभाव भी लेके आते हैं, और जिस भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के मौसम और वहाँ की जलवायु को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मौसम और जलवायु के तत्वों को बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया कि मौसम और जलवायु को किस प्रकार से वायुमंडलीय दशाएं और उनके जो तत्व हैं वो किसी क्षेत्र के मौसम और जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे मेल पे, मैंने पहली क्लास में आपने बताया था, और आप लोग उस मेल पे जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।